और भाई क्या हाल चाल। मैं हूं लवकेश दुबे और जिस चैनल पर आप लोग मुझे देख रहे हैं वो है बोर्ड केमिस्ट्री। तो इस वीडियो में जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है त्रिज्या अनुपात, जिसको बोलते हैं रेडियस रेशियो। सॉलिड स्टेट चैप्टर का ही ये टॉपिक है। और बेसिकली मैं आपको ये बता दूं कि ये टॉपिक जो है हम लोग आयनिक सॉलिड, जो आयनिक ठोस होते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ते हैं हम लोग। ये केवल जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, जितने भी क्रिस्टली ठोस हैं, उनमें से केवल जो आयनिक ठोस हैं, आयनिक टाइप के जो सॉलिड हैं, उनको एक्सप्लेन करने के लिए या उनके बारे में बात करता है केवल आपका ये टॉपिक रेडियस रेशियो। बाद बाकी जो और भी टाइप हैं आपके सॉलिड्स के, जैसे नेटवर्क सॉलिड होता है, कोवेलेंट, ठीक है, जिसको सह संयोजी ठोस बोलते हैं, और मेटालिक सॉलिड है, धात्विक ठोस है, और बाद बाकी बहुत सारे होते हैं, आणविक होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड। उन सब के बारे में ये बात नहीं करता, ये सिर्फ बात करता है आयनिक ठोस के बारे में। तो देखो आयनिक ठोस के बारे में होता क्या है। जैसे कि हम लोगों ने जनरली जब आयनिक सॉलिड के स्ट्रक्चर पढ़े थे, या आपने कहीं और पढ़े होंगे, मैंने भी पढ़ाए पिछले वीडियो में, NaCl टाइप, ZnH टाइप, CsCl टाइप, ऐसे करके जो पढ़ाए थे हमने, तो उसमें आपने देखा होगा कि क्या होता है जनरली कि धनायन और ऋणायन, इनके जो साइज होते हैं इनमें डिफरेंस होता है। कभी कभी ऋणायन बड़ा होता है और धनायन छोटा होता है, और कभी कभी धनायन बड़ा होता है और ऋणायन छोटा होता है। तो ज़्यादातर केस में देखा गया है कि धनायन छोटा होता है और ऋणायन बड़ा होता है। उल्टा भी हो सकता है, कोई ऐसी जरूरी बात नहीं है कि उल्टा नहीं हो सकता। तो कुल मिला के ऐसे समझो कि जो आयन साइज में बड़ा होगा वो मेन पोजीशंस पे जाके बैठता है। मेन पोजीशन का मतलब जैसे कॉर्नर्स पे, कोने पे, और फेस के सेंटर पे, फलक के केंद्रों पे, ठीक है। तो ये सब हो गई अपनी मेन पोजीशन। और जो साइज में छोटा आयन होता है वो आयन जाके वॉइड में बैठता है, जो बीच में खाली जगह बच जाती है, जिसको हिंदी में हम लोग रिक्तियां बोलते हैं। उन रिक्तियों में जाके बैठता है वो वाला जो छोटा होता है। तो यहाँ पे हम मान के चलेंगे, एक एजम्पशन मान लेंगे कि धनायन छोटा है और ऋणायन बड़ा है। मान लिया, कुछ तो मान नहीं पड़ेगा, तो धनायन को छोटा मान लिया और ऋणायन को बड़ा मान लिया। तो इसका मतलब है कि ऋणायन आपका मेन पोजीशंस पे होगा और धनायन जो क्या होगा वो रिक्तियों में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक सिचुएशन मानते हैं, एक स्थिति मानते हैं कि मान लो कोई 3 ऋणायन है, यानी कि 3 बॉल्स हैं बड़ी बड़ी, और उनको आपस में मिला के रखा गया है, और उनके बीच में एक रिक्ति बन रही है, एक वॉइड क्रिएट होता है, ठीक है भाई। जैसे कि ये आपको दिख रहा है, बीच में जो खाली जगह दिख रही है, ये 3 रेलाइन है, बड़ी बड़ी बॉल्स हैं, इनके बीच में एक जगह बच रही है छोटी सी, इसी को हम बोलेंगे रिक्ति है। और जो 3 बॉल्स से मिलके, हमने आपको रिक्तियां भी बताई हैं, 3 गेंदों से मिलके जो रिक्ति बनती है उसको बोलते हैं त्रिकोणीय रिक्ति, ट्रायंगुलर वॉइड, ठीक है। 4 बॉल्स से मिलके जो रिक्ति बनती है उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी कि चतुष्फलकी रिक्ति। और 6 बॉल्स से मिला के जो रिक्ति बनती है उसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, यानी कि अष्टफलकी रिक्ति। वो तीनों हम आपको बता ही चुके हैं, अभी उनकी भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पहले हम एक सिचुएशन मानते हैं जो कि कौन सी है, त्रिकोणीय रिक्ति वाली, ठीक है। यानी कि 3 बॉल्स के बीच में जो छोटी सी जगह खाली पड़ी हुई है उसको बोलेंगे त्रिकोणीय रिक्ति, ठीक है, यहाँ पे ऐसे। अब ये जो त्रिकोणीय रिक्ति है, ट्रायंगुलर वॉइड है, इसमें एक धनायन सेट होगा, इसके अंदर एक धनायन को बैठाना है। तो हमने आपके सामने 3 सिचुएशन बनाई हैं, 3। इनमें देखो, एक तो ये जो त्रिकोणीय रिक्ति है इसमें आपको ये छोटा सा धनायन दिख रहा होगा, और आपको दिख रहा है कि ये जो धनायन है ये काफी छोटा है। रिक्ति जितनी बड़ी है, जितनी जगह रिक्ति के अंदर है, वॉइड के अंदर जितनी जगह है, उससे भी ये छोटा है, और इसमें फिट नहीं आ रहा है, मतलब लूज है, ढीला है, छोटा है। यहाँ पे देखो जो दूसरी कंडीशन हमने आपके सामने बनाई है, इसमें देखो क्या है कि ये जो 3 बॉल्स हैं इनके बीच में जो त्रिकोणीय ट्रायंगुलर वॉइड बना है, इसमें जो धनायन बैठा हुआ है ये साइज में थोड़ा बड़ा है, और ये एकदम फिट बैठा हुआ है एकदम। देखो तीनों जो बड़ी बड़ी बॉल्स हैं, यानी कि तीनों जो ऋणायन है उनको टच कर रहा है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो जो 3 बड़ी बड़ी बॉल्स हैं, यानी कि जो 3 ऋणायन है, उनके बीच में जो धनायन बैठा हुआ वो इतना बड़ा है कि जो ऋणायन थे, जो बड़ी बड़ी बॉल्स थी, अब वो भी आपस में टच नहीं कर पा रही हैं, वो एक दूसरे से दूर खिसक गई हैं। ये ज्यादा बड़ा है, ज्यादा बड़ा है, इसका मतलब ये जो ऋणायन थे ये थोड़े दूर हो गए,
और अब ये एक दूसरे को टच नहीं कर पा रहे हैं। देखो सॉलिड स्टेट के जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करी जाए तो जो सबसे परफेक्ट पोजीशन होती है वो ये होती है, इसको परफेक्ट बोलते हैं एकदम। भाई क्या है कि रिलायन रिलायन ये भी आपस में टच कर रहे हैं और जो धनायन है वो भी इन तीनों को टच कर रहा है, इसको बोलते हैं परफेक्ट पोजीशन। होता क्या है परफेक्ट पोजीशन क्यों बोलते हैं बता दें। देखो धनायन और रिलायन के बीच में होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, और जो रिलायन रिलायन यानी कि सेम चार्जेस या फिर बोले तो धनायन धनायन इनके बीच में होती है रिपल्सन यानी कि प्रतिकर्षण। यहाँ पे देखो रिलायन रिलायन सारे आपस में टच कर रहे हैं, धनायन किसी को टच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो कंडीशन है आपकी कि यहाँ पे प्रतिकर्षण ज्यादा है और आकर्षण कम है। देखो रिलायन रिलायन आपस में पास पास है, टच कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा इनके बीच में प्रतिकर्षण होगा और आकर्षण कम होगा क्योंकि जो धनायन है वो किसी को टच नहीं कर रहा। तो ये जो कहानी होगी ये क्या होगी, ये लेस स्टेबल होगी, लेस स्टेबल होगी। मतलब ऐसा क्या होगा स्थायित्व इसका नहीं है क्योंकि इनके बीच में प्रतिकर्षण है, ये रहेंगे ही नहीं, ये दूर भागेंगे एक दूसरे से। ये जो कंडीशन है ये परफेक्ट कंडीशन है। यहाँ पे क्या है देखो सारे रिलायन आपस में टच कर रहे हैं, ठीक, और जो धनायन बैठा है बीच में वो भी इन तीनों को टच कर रहा है। तो यहाँ पे जो कहानी है वो क्या है कि आकर्षण और प्रतिकर्षण ये दोनों कैसे बैलेंस्ड हैं यहाँ पे, ठीक है, संतुलित है। आकर्षण और प्रतिकर्षण मतलब अट्रैक्शन और रिपल्सन जो है वो एकदम बैलेंस्ड है। जितना इनके रिलायन 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 के बीच में रिपल्सन है उतना ही ये धनायन रिलायन और ये वाला धनायन और ये रिलायन और ये वाला धनायन और ये रिलायन इनके बीच में एक अट्रैक्शन भी है। तो ये क्या है, ये एक संतुलित स्थिति है, बैलेंस्ड सिचुएशन है। तो इसको हम बोलते हैं परफेक्ट सिचुएशन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रतिकर्षण ज्यादा है आकर्षण कम है, ठीक है, प्रतिकर्षण ज्यादा है आकर्षण कम है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आकर्षण ज्यादा है अट्रैक्शन ज्यादा है। देखो धनायन और रिलायन की अट्रैक्शन, इस धनायन की इस रिलायन की अट्रैक्शन, इसकी अट्रैक्शन ज्यादा है, और जो रिपल्सन है प्रतिकर्षण है वो कम है क्योंकि रिलायन जो सेम चार्जेस है वो एक दूसरे से दूर हट गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये भी जो कंडीशन है वो परफेक्ट नहीं बोलते हैं। देखो वैसे तो अगर हम केमिकल बॉन्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि हमको क्या चाहिए होता है, हमको अट्रैक्शन ज़्यादा चाहिए होता है और रिपल्सन कम चाहिए होता है केमिकल बॉन्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। लेकिन यहाँ हम सॉलिड स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सॉलिड स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये परफेक्ट पोजीशन है जब सारे जो धनायन है बीच में बैठा वो अपने आसपास के सभी रिलायनों को परफेक्टली टच करता है, तो इसको हम बोलते हैं परफेक्ट पोजीशन, ठीक है। अब हमको क्या करना होता है, हमको इस टॉपिक में सिर्फ ये चीज देखनी होती है कि धनायन और रिलायन के जो रेडियस का रेशियो है यानी कि उनके त्रिज्याओं का जो अनुपात है वो अनुपात कितना हो कि जो धनायन बीच में बैठा है वो अपने आसपास से सभी रिलायनों को टच करे यानी कि परफेक्ट पोजीशन में आके बैठे। ऐसी कंडीशन में इनका रेडियस रेशियो क्या होगा, किसका किसका, रिलायन का और धनायन का त्रिज्या अनुपात कितना होना चाहिए जो ये धनायन बीच में जो रिक्ति बनी है एकदम उसमें आके परफेक्टली फिट हो जाए और अपने आसपास के सभी रिलायनों को टच करता रहे। इस चीज को हम कैलकुलेट करते हैं। वैसे बुक में तो क्या होता है कि सीधे सीधे डेटा दिए होता है और वो डेटा हम लोगों को याद रखना होता है, और वैसे अगर देखा जाए तो वही सरल काम भी है और अच्छा भी है क्योंकि इसकी कैलकुलेशंस में क्या है कि हम आपको एक कैलकुलेशन यहाँ पे दिखा देंगे कि कैसे करते हैं। बाद बाकी इनके कैलकुलेशंस में क्या होता है कि जनरली जैसे हम थोड़ी बहुत ज्योमेट्री यूज करते हैं तो साइन कॉस और इनकी वैल्यूज जो एंगल होते हैं साइन 30 साइन 60 ऐसे करके, तो इसमें क्या होता है कि इसमें तो नहीं लेकिन जो और जो अपनी वॉइड्स आएंगे जैसे टेट्राहेड्रल वॉइड है ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उनमें क्या होता है कि ऐसे ऐसे एंगल आ जाते हैं। जैसे हम लोगों को टेबल में साइन 30 मिलता है, 0 मिलता है, 45 मिलता है, 60 डिग्री मिलता है, इनकी सबकी तो वैल्यूज मिल जाती हैं। लेकिन अभी आपको कोई ऐसा एंगल दे दिया जाए जिसमें डिग्री और मिनट दोनों हो तो उसकी जो वैल्यू है वो आपको टेबल में नहीं मिलेगी और उससे क्या होगा कि आप लोग इसको कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए इसकी कैलकुलेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है ना, हमसे पूछी जाती है, हमको सिर्फ डेटा से ही काम रहता है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे एक आपको करके दिखाई देते हैं कि आखिर ये वैल्यूज आती कहाँ से हैं।
ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए हम सिर्फ आपको दिखा रहे हैं। तो देखो हम जो परफेक्ट पोजीशन है उसको लेके चलेंगे, ये वाली परफेक्ट पोजीशन है इसको लेके चलेंगे। तो इसको देखो यहाँ पे हम अलग ड्रॉ करते हैं, देखो ऐसे करके अगर हम पहले चलो यहीं पे करके देखते हैं, हम क्या करें कि इनके अब हम इनके जो साइंस हैं, जो ये जो चिन्ह लगे हुए हैं प्लस माइनस के, इनको हटा देते हैं और आपको थोड़ी बहुत ज्योमेट्री की बात करेंगे। यहाँ पे थोड़ी बहुत ज्योमेट्री की लगेगी, थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, त्रिकोणमिति जिसको बोलते हैं, बस ये कैलकुलेट हो जाएगा। अब आप ये मान लेना कि साइड में जो बड़ी बड़ी बॉल्स हैं ये ऋणायन है और बीच में जो छोटी बॉल है ये धनायन है। ठीक है, अब इनके चिन्ह हम हटा रहे हैं। देखो ये रहे आपके सेंटर पॉइंट, ठीक है, और ये रहा आपका जो धनायन है उसका सेंटर पॉइंट। अभी हम इनके सेंटर पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं। ऐसे करके हमने इनके सेंटर पॉइंट्स को मिलाया। अब यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल बनेगा, एक त्रिभुज बन जाएगा। देखो त्रिभुज कौन सा बनेगा, अगर इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएं, इसको इससे मिलाएं और इसको इससे मिलाएं, तो अब ये एक ट्रायंगल मेरे पास बन के आ गया। इस ट्रायंगल को हम बोलेंगे, अच्छा आप लोग भी अगर ज्योमेट्री पढ़े होगे तो थोड़ा बहुत जानते भी होगे, कक्षा 10 में हाई स्कूल में पढ़ाई जाती है मेंसुरेशन वगैरह, उसमें आपने देखा भी होगा। ये जो हमारे पास ट्रायंगल बन के आएगा इसको हम बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा यानी कि इसकी जो तीनों भुजाएं हैं वो बराबर होंगी और इसके तीनों एंगल बराबर होंगे। जब तीनों एंगल बराबर होंगे तो मेरे ख्याल से 60-60 डिग्री के एंगल होने चाहिए ये सारे, यानी कि ये एंगल भी मेरा 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री और ये एंगल भी 60 डिग्री। ये तीनों एंगल हो गए हमारे 60 डिग्री। अब हमको क्या करना है, हमको ये पूरा नहीं देखना है, हमें सिर्फ क्या करना है कि यहाँ पे ये जो बीच में धनायन है इसका जो सेंटर है, इस सेंटर से हम एक लंब डालेंगे। ठीक है, और एक लंब डाल दिया हमने नीचे को, ये इस तरह से एक लंब डाल दिया ऐसे इस तरह से। ठीक है भाई, तो अब हम पूरा त्रिभुज ना देख के, पूरा ट्रायंगल ना देख के सिर्फ इतना ट्रायंगल देखेंगे। इतना ट्रायंगल देखो, इतना यहाँ से ये, फिर यहाँ से ये, फिर यहाँ से ये, इतना देखेंगे। तो अब आप लोग खुद ही समझ सकते हो। देखो ये एंगल जो पूरा था वो 60 डिग्री के था, और जब इस पॉइंट से हमने यहाँ पे जो धनायन का सेंटर पॉइंट है यहाँ तक जो लाइन डाली, तो इससे क्या होगा, ये एंगल जो है डिवाइड हो गया हाफ हाफ। बाइसेप्टर डाल दिया हमने, तो बाइसेप्टर जब डाल दिया तो जो नीचे वाला एंगल बचा, जो ये वाला एंगल बचा नीचे वाला, ये हो गया आपका 30 डिग्री। ठीक है भाई, 60 का आधा 30 हो गया। और ओबियसली यहाँ पे जो एंगल रहेगा ये वाला, ये आपका 90 डिग्री का रहेगा, तो दिख ही रहा है। तो ये वाला 30 हो गया, ये वाला 90 हो गया, तो ऊपर वाला आप निकाल सकते हो कितना हो गया। ठीक है, 90 और 30 कितना हो गया, 120, और 120 के बाद जो ऊपर वाला बचा वो कितना बचा, 60 डिग्री का बचा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे अलग बनाए लेते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे करके इसकी कहानी बनेगी। ये एंगल हो जाएगा हमारा 30 डिग्री का, ये वाला हो जाएगा 90 डिग्री का, और ये वाला हो जाएगा 60 डिग्री का। ठीक है भाई, 60 अंश का हो जाए। ये वाला 30 90 तो बचा हुआ 60 का तो है ही। अच्छा हम इनको पॉइंट मान लेते, इनको कोई नाम दे देते पॉइंट को। इसको नाम दे दिया हमने बी, इसको ए, इसको नाम दे दिया बी, और इसको नाम दे दिया सी। ठीक है भाई, ए बी सी नाम दे दिए हमने। अच्छा अब एक चीज और सोचने वाली बात है कि आप देखो यहाँ से और यहाँ तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये दूरी कितनी हो गई भाई, ये हो गई, देखो जो बड़ा वाला ऋणायन है इसकी ये त्रिज्या हो गई। यहाँ से इस दूरी से यहाँ से इस पॉइंट तक ये हो गई ऋणायन की त्रिज्या, तो इसको हमने बोल दिया ये हो गई अपनी r माइनस। ठीक है भाई, अब यहाँ से जो इस पॉइंट की दूरी है, इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी, ये जो धनायन का जो सेंटर दिख रहा है यहाँ से ये दूरी, देखो यहाँ से ये दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक तो हो गया r माइनस ऋणायन की त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ तक हो गया r प्लस
क्योंकि ये धनायन की त्रिज्या है, तो ये हो गई r प्लस। हमने जो ऋणायन की त्रिज्या है उसको r माइनस बोल दिया और जो धनायन की त्रिज्या है उसको r प्लस बोल दिया, ठीक है। तो a से c तक की दूरी अगर हम पूरी देखेंगे तो ये हो जाएगी r माइनस प्लस r प्लस। भाई दोनों की जोड़ोगे ना, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये वाला आपका ऋणायन का सेंटर है, ये वाला आपका धनायन का सेंटर है। तो यहाँ से यहाँ तक होगी आपकी ऋणायन की त्रिज्या, रेडियस ऑफ एनायन, और यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ किनारे तक ये हो गई आपकी धनायन की त्रिज्या, यानी कि रेडियस ऑफ कैटायन, ठीक है। तो अब यहाँ से थोड़ी बहुत ज्योमेट्री लगाएंगे, थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे और आपकी आ जाएगी। देखो तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम मान लेते हैं साइन 60, ठीक है। अब साइन 60 क्यों ले रहे हैं, ये जो थोड़ी बहुत त्रिकोणमिति पढ़ा होगा उसको पता होगा। साइन 60 लेते हैं तो साइन इक्वल टू क्या होता है भाई, लंब बटे आधार, जिसको अंग्रेजी में आप लोग बोलते हैं अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक है, जो अंग्रेजी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए। यानी कि ये हो गया आपका लंब बटे आधार, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। अब साइन 60 की जो वैल्यू होगी अपनी वो क्या होगी, √3/2 इज इक्वल टू, लंब कितना हो जाएगा भाई, लंब देखो एंगल हमने ये 60 डिग्री लिया है तो इसके सामने वाला हो गया लंब, इसके सामने वाला अपोजिट r माइनस, तो ये हो गया आपका r माइनस अपॉन आधार, ओ हाइपोटेनियस, सॉरी यहाँ पे आधार नहीं होगा, यहाँ पे कर्व होगा, लंब बटे कर्व। वो कक्षा 10 में सिखाया जाता ना, LAL अपॉन KKA, तो ये तो शायद मेरे ख्याल से सभी स्कूलों में सिखाया जाता होगा, आपको पता होगा। तो साइन होता है लंब बटे कर्ल, ठीक है। अब अंग्रेजी मीडियम वालों को शायद कुछ और बताया जाता होगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, जिनको उनको ये बताया जाता है। तो ये हो गया अपोजिट, हो गया 60 का अपोजिट, ये हो गया r माइनस, और जो हाइपोटेनियस यानी कि कर्ल जिसको बोलते हैं हिंदी में, ये वाला, ये हो गया आपका क्या हो जाएगा, r माइनस और r प्लस, इनको दोनों को ऐड करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ही तो है भाई कर्व, हाइपोटेनियस जो है वो इस पॉइंट से यहाँ तक है ना, तो पूरा लेना पड़ेगा। तो इसमें r माइनस और प्लस r प्लस दोनों लेने पड़ेंगे, तो ये हो जाएगा अपना r प्लस प्लस r माइनस। कोई दिक्कत तो नहीं भाई, इतनी बात में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब इसको कैलकुलेट करना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको पहले पलट लेते हैं, तो पलटेंगे तो ये हो जाएगा r प्लस प्लस r माइनस अपॉन r माइनस, ये हो जाएगा 2/√3, ठीक है भाई। अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा r प्लस अपॉन r माइनस प्लस r माइनस अपॉन r माइनस इज इक्वल टू 2/√3, ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ये हो जाएगा r प्लस अपॉन r माइनस इज इक्वल टू, ये वो 1 और ये 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/√3 माइनस 1, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा r प्लस अपॉन r माइनस इज इक्वल टू 0.1547, ऐसे करके वैल्यू आएगी। हम 3 अंकों तक लेंगे तो इसको राउंड अप करके यहाँ पे किए देते हैं 5, ठीक है। तो 0.155 ये वैल्यू आ जाएगी, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि r प्लस अपॉन r माइनस, यानी कि धनायन और ऋणायन का जो त्रिज्या अनुपात है वो कितना है, 0.155, यानी कि इतना रेशियो जब होगा धनायन और ऋणायन का, तब वो किसी त्रिकोणीय रिक्ति में जाके फिट बैठेगा। कौन, धनायन, या फिर जो भी साइज में छोटा होगा। अगर ऋणायन बड़ा होगा तो वो इधर उधर होगा, और धनायन छोटा होगा तो वो बीच में होगा, जो भी छोटा होगा वो परफेक्ट फिटिंग बैठेगी जाके ये, ठीक है भाई। अगर आपका उनके दोनों का जो रेडियस रेशियो है, त्रिज्या अनुपात इतना है, तो आपकी ये परफेक्ट फिटिंग बैठेगी, ठीक है। अब इसी तरह से देखो, इसी तरह से क्या होगा, अब जैसे मान लो धीमे धीमे इसका साइज बढ़ेगा, तो जब धीमे धीमे साइज बढ़ेगा तो ये ऋणायन जो है ये दूर खिसकेंगे, एक दूसरे से दूर खिसकेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर वही कंडीशन आ जाएगी कि रिपल्सन ज़्यादा होगा और अट्रैक्शन कम होगा। अब धीमे धीमे जब ये बीच में जो धनायन है ये बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि फिर ये यहाँ पे देखो त्रिकोणीय रिक्ति में बैठना पसंद नहीं करेगा। जब ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो ये चतुष्फलकीय रिक्ति में जाएगा, ठीक है। त्रिकोणीय रिक्ति छोटी होती है, चतुष्फलकीय रिक्ति यानी कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है वो और बड़ा होता है, उसके बाद जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है वो और बड़ा होता है, क्योंकि वो 6 गेंदों से मिलकर बना है। अब जब साइज बड़ा हो जाएगा, धीमे धीमे बढ़ेगा, तो अब एक टाइम ऐसा आएगा जैसे कि जो आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड होगी, टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनेगी, आपका एक ऐसे करके बड़ी बॉल और एक बड़ी बॉल ऐसे और एक बड़ी बॉल ऐसे,
तीन बड़ी बॉल्स एक प्लेन में एक दूसरे से सटा के रखी हुई हैं, और उसके बाद एक बॉल जो है इसके ऊपर से या इसके पीछे से जब ऐसे करके रख देंगे, इसके बीचों बीच ऐसे करके रख देंगे, तो अब इसके बीच में देखो एक दो तीन बॉल्स ऐसे एक प्लेन में रखी, अब उसके बाद फिर एक बॉल ली बड़ी वाली, या तो इसके ऊपर से रख दी या फिर इसके नीचे से रख दी बीचों बीच में। अब जब बीचों बीच में नीचे से रख दोगे, तब जब आप ऊपर से देखोगे ऐसे करके यहाँ से देखोगे, तो जो आपको खाली जगह दिखेगी वो होगी टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी कि चतुष्फलकी रिक्ति। अब वो वर्ड जो है ओबियसली बड़ा होगा, इससे ट्रेंगुलर वाले से बड़ा होगा। तो जब इसके अंदर जो धनायन आएगा, अगर उसको फिट बैठाना है तो उसका साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए एज कंपेयर टू ये वाला, इससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए क्योंकि इसमें जगह ज़्यादा है। तो अब जब जो धनायन इस वॉइड में फिट बैठेगा, उसके लिए भी कोई कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, उसके लिए भी एक रेडियस रेशियो आएगा। तो जो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए जो रेडियस रेशियो होता है आपका r प्लस अपॉन r माइनस, ये होता है 0.225, यानी कि अब उसकी भी कैलकुलेशन इसी तरह करते हैं, उसमें भी थोड़ी बहुत ज्योमेट्री लगेगी, हालांकि वो सब हम आपको नहीं बताएंगे। हमने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया है कि ये वैल्यूज आ कैसे जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जाती हैं, थोड़ी बहुत ज्योमेट्री लगाते हैं, आ जाती है, ठीक। तो उसके लिए जो वैल्यू आएगी 0.225, यानी कि जब धनायन और ऋणायन इनका जो त्रिज्या अनुपात है वो इतना होगा 0.225, तो क्या होगा कि जो धनायन है वो एक चतुष्फलकी रिक्ति में या टेट्राहेड्रल वॉइड में एकदम परफेक्टली फिट जाके बैठेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये और बड़ा होगा, धनायन और बड़ा होगा, तो और बड़ा होते जाएगा, फिर क्या होगा, इन बॉल्स को भी ये दूर दूर खिसकाएगा, दूर दूर खिसकाएगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब वो धनायन इतना बड़ा हो जाएगा कि फिर वो जाके कहाँ फिट बैठेगा, जाके ओक्टाहेड्रल वॉइड में, यानी कि अष्टफलकी रिक्ति में, क्योंकि वहां बहुत सारी जगह है, इससे ज्यादा है। तो जब धनायन धीमे धीमे बड़ा होगा, फिर वो एक समय ऐसा आएगा जब वो कहाँ फिट बैठेगा, जाके ओक्टाहेड्रल वॉइड में। और जब वहां फिट बैठेगा तो वहां भी फिट बैठने के लिए क्या करेंगे, वहां भी हम कैलकुलेशन करेंगे। जब कैलकुलेशन करेंगे तो वहां भी एक रेडियस रेशियो निकल के आएगा, तो वो हो जाएगा अपना ओक्टाहेड्रल के लिए। अब मैंने आपको एक वैल्यू निकाल के दिखा दी, अब मैं बाद बाकी की सारी वैल्यू आपके सामने दे देता हूँ कि इस वॉइड के लिए रेडियस रेशियो ये, इसके लिए ये। उससे क्या होगा कि आपको पता हो जाएगा कि कौन से वॉइड में जो कैटायन है वो फिट बैठेगा और उसके लिए रेडियस रेशियो क्या होगा। तो इसको अगर आपको नोट करना, वैसे जरूरत है नहीं, नोट करना है तो नोट कर लो, बाद बाकी फिर हम इसको मिटाएं, फिर हम बाद बाकी आपको सारा का सारा डेटा जो और है वो भी दे देते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए और ओक्टाहेड्रल वॉइड के लिए, और उसके बाद एक आता है बीसीसी, उसके लिए भी दे देंगे, ठीक है। तो वैल्यूज कहाँ से आती हैं, मेरे ख्याल से अभी ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसको मिटाएं भाई, इसको आप नोट करो, फिर हम मिटाएं इसको, फिर डेटा दें। तो जिस तरह से बुक में डेटा दिया रहता है, वैसे हमने भी आप लोगों को यहाँ पे बोर्ड पे दे दिया है। इसका एक बार मतलब और समझ लो, बस खत्म करें इस वीडियो को। तो 0.115 से 0.225 लिखा है, और यहाँ पे लिखा है त्रिकोणीय रिक्ति और उपसहसंयोजी संख्या आपकी है 3। इसका मतलब ये हुआ कि 0.155 यहाँ से किसी धनायन के एक त्रिकोणीय रिक्ति में परफेक्टली फिट बैठने की शुरुआत होगी जब त्रिज्या अनुपात उनका कितना होगा, धनायन और ऋणायन का 0.155, यहाँ से परफेक्टली फिट बैठना शुरू करेगा। इससे जब छोटा होगा त्रिज्या अनुपात 155 से, तो धनायन उस त्रिकोणीय रिक्ति में फिट नहीं बैठेगा, छोटा रहेगा, मतलब लूज रहेगा, ढीला रहेगा। तो 0.155 से परफेक्टली फिट बैठना शुरू करेगा एक त्रिकोणीय रिक्ति में। अब उसके बाद क्या होगा, फिर धीमे धीमे धनायन का अगर साइज बढ़ता है, धनायन का अगर साइज बढ़ेगा, तो वो क्या करेगा कि उसके आसपास जो ऋणायन थे जिनको वो टच कर रहा था, और वो ऋणायन भी आपस में एक दूसरे को टच कर रहे थे, उन ऋणायनों को ये दूर धकेलना शुरू करेगा। जैसे हमने आपको यहाँ पे जो तीसरी सिचुएशन दिखाई थी, वो वाली सिचुएशन पैदा करेगा। मतलब धनायन तो तीनों ऋणायनों को टच करेगा, लेकिन ऋणायन जो है वो एक दूसरे से दूर खिसकने लगेंगे और आपस में टच करना बंद कर देंगे। तो उनको तीनों को, ऋणायनों को पीछे ढकेलेगा, दूर ढकेलेगा, और लेकिन रहेगा तीन ही गेंदों के बीच में, रहेगा त्रिकोणीय रिक्ति में ही, या त्रिकोणीय रिक्ति ना कह करके कह सकते हैं कि तीन बॉल्स के बीच में रहेगा, या तीन ऋणायनों के बीच में ही रहेगा। कब तक रहेगा, जब तक त्रिज्या अनुपात
0.225 ना हो जाए, मतलब कि इससे कम रहेगा जब तक त्रिज्या अनुपात, तब तक वो 3 वॉल्स के बीच में बैठेगा। और जैसे ही त्रिज्या अनुपात 0.225 तक पहुंच जाएगा, त्रिज्या अनुपात 0.225 हो जाएगा, वैसे ही वो एक त्रिकोणीय रिक्ति में ना रह करके, या कहें तो कि 3 वॉल्स के बीच में ना रह करके, फिर वो जाकर के 4 वॉल्स के बीच में बैठ जाएगा। 0.225 त्रिज्या अनुपात होते ही इससे जब तक कम रहेगा तब तक वो 3 वॉल्स के बीच में रहेगा, यानी कि उपसहसंयोजी संख्या तब तक 3 ही रहेगी। जैसे ही 0.225 होता है रेडियस रेशियो, वैसे ही वो क्या करेगा, वो 3 वॉल्स के बीच में फिर नहीं बैठेगा, वो जाएगा 4 वॉल्स के बीच में बैठने, यानी कि एक चतुष्फलकीय रिक्ति में जाके बैठेगा और वहां पे परफेक्टली फिट बैठेगा जाके 0.225 पर परफेक्टली फिट बैठेगा जाके, कहां पे, 4 वॉल्स के बीच में, यानी कि चतुष्फलकीय रिक्ति में, और उपसहसंयोजी संख्या हो जाएगी 4। अब यहाँ पे परफेक्टली फिट बैठा है एक चतुष्फलकीय रिक्ति में। अब धीमे धीमे फिर से साइज बढ़ेगा धनायन का, तो जब साइज बढ़ेगा तो एकदम साइज के बढ़ते ही वो जाके अष्टफलकीय में नहीं जाएगा। साइज बढ़ेगा तो पहले वो क्या करेगा, उन 4 बॉल्स को जिनके बीच में बैठा है उनको दूर धकेलना शुरू करेगा, मतलब कि अब वो ऋणायन बड़ी बॉल्स एक दूसरे को टच करना धीमे धीमे बंद कर देंगे, लेकिन रहेगा 4 बॉल्स के ही बीच में, कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 4 ही रहेगा। कब तक, जब तक रेडियस रेशियो 0.414 ना हो जाए, मतलब इससे जब तक कम रहेगा तब तक वो रहेगा 4 बॉल्स के ही बीच में। बेशक उनको दूर धकेलना शुरू कर देगा, वो ऋणायन आपस में एक दूसरे को टच करना बंद कर देंगे, लेकिन रहेगा 4 के ही बीच में। और जैसे ही 0.414 पे रेडियस रेशियो पहुंचा इसके बराबर, वैसे ही फिर वो 4 बॉल्स के बीच में ना रह करके, जैसे ही 414 हुआ वैसे ही वो कहां पहुंचेगा, अष्टफलकीय रिक्ति में पहुंचेगा, यानी कि 6 बॉल्स से बनी बीच में जो जगह होती है वहां पहुंच जाएगा, और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। और यहां से क्या होगा कि एक अष्टफलकीय रिक्ति में परफेक्टली फिट बैठने की शुरुआत हो जाएगी। इससे जब तक कम रहेगा, 414 से कम तक है इसकी लिमिट, तब तक कहां रहेगा, 4 बॉल्स के बीच में। और जैसे ही 414 के बराबर पहुंचेगा वैसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा आपका 6 गेंदों के बीच में रहेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, अब 414 पे तो परफेक्टली फिट रहेगा, फिर उसके बाद धीमे धीमे फिर से उसका साइज बढ़ेगा, तो साइज बढ़ेगा तो क्या करेगा कि वो जो ऋणायन थे आपस में 6 बॉल्स बड़ी वाली, उनको भी दूर धकेलना शुरू कर देगा। और कब तक धकेलता रहेगा, जब तक उसका रेडियस रेशियो 0.732 से कम रहेगा, तब तक वो रहेगा किसमें, अष्टफलकीय रिक्ति में ही, और उसकी समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा, लेकिन वो उन ऋणायनों को दूर ढकेलता रहेगा। और जैसे ही रेडियस रेशियो 0.732 के बराबर हुआ, वैसे ही वो कहाँ आ जाएगा, एक क्यूबिक वॉइड में आ जाएगा, जो जिससे हमारी बीसीसी स्ट्रक्चर बनती है, 4 बॉल्स ऊपर और 4 बॉल्स नीचे, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है उस समय मेरा 8। और यहां से लेके 1 तक, यानी कि धनायन और ऋणायन का साइज बराबर, रेडियस रेशियो 1 का मतलब होता है कि धनायन और ऋणायन का साइज अब बराबर हो गया है, यानी कि कोई बॉल छोटी नहीं है और कोई बॉल बड़ी नहीं है। और तब तक वो लास्ट तक, कहें तो 1 के बाद तो फिर होना नहीं है कुछ, तो लास्ट तक वो कहां पर बैठेगा, एक क्यूबिक वॉइड में ही बैठेगा, यानी कि लास्ट स्ट्रक्चर जो आती है हमारी, वो आती है बीसीसी, और उस समय कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8। अब कोई सोच रहा होगा कि 1 से भी बढ़ जाए, तो 1 से ज्यादा क्यों बढ़ेगा भाई, 1 का मतलब क्या है कि धनायन और ऋणायन बराबर हो गए। अभी तक हम लोग मान के चल रहे थे कि धनायन छोटा ऋणायन बड़ा, अब रेडियस रेशियो जैसे 1 हो गया तो यानी कि दोनों का साइज बराबर हो गया। अब धनायन अगर इससे ज्यादा और साइज अपना बढ़ाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, हम जहां पे छोटा कण धनायन मान रहे थे वहां छोटा कण ऋणायन मान लेंगे, ठीक है, यानी कि धनायनों को इधर उधर बगल बगल सेट करेंगे और ऋणायन को बीच में सेट करने लगेंगे, दिमाग में मान लेंगे अपना कि अब ऋणायन छोटा हो गया। हमने बताया था कि कोई ऐसी गारंटी तो है नहीं कि हमेशा धनायन ही छोटा हो ऋणायन ही बड़ा हो, उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। तो बस ये स्टेज जो है लास्ट होती है, लास्ट लिमिट होती है, यहाँ के बाद फिर रेडियस रेशियो का कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है भाई। तो ये थी बात, उम्मीद है आप लोगों की सारी बात समझ में आ गई होगी। इसी के साथ अब वीडियो हो गया है लंबा, इसको यहीं करते हैं ख़त्म। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें,
क्योंकि आप लोगों का अगर सपोर्ट मिलेगा तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। धन्यवाद।